साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 अर्थात आईएएस की जो परीक्षा 2022 में होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से हम लोग एक टेस्ट को यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरी व्याख्या के साथ। अब जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके चाहे यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या अन्य जो परीक्षा है उनके लिए भी सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। तो निम्नलिखित में से कौन से देश ओपन स्काई संधि या ट्रीटी ऑन ओपन स्काई के हस्ताक्षर करता है? तो देखिए, इसमें पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, रूस ये सभी शामिल थे, परंतु वर्तमान में आप देखें तो 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया ये दोनों ही जो है इस ओपन स्काई संधि से बाहर निकल चुके हैं। अब केवल कनाडा, मतलब ये जो 5 ऑप्शन है इसमें कनाडा और जर्मनी ही जो है इसमें शामिल है। भारत इसमें कभी भी शामिल नहीं था। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे 3 और 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यदि इसके बारे में बात करें तो शीत युद्ध के पश्चात रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के सदस्य देशों के मध्य आपसी विश्वास उत्पन्न करने हेतु ओपन स्काई संधि की गई थी। इस संधि के अनुसार हस्ताक्षरकर्ता देश एक दूसरे के क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी अभियान संचालित कर सकते हैं। इस हवाई निगरानी के दौरान एकत्र की गई सूचनाएं जैसे सैन्य दल की गतिविधियां, सैन्य अभ्यासों और मिसाइल की तैनाती संबंधी जानकारी सभी सदस्य देशों के साथ साझा की जानी आवश्यक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 सदस्य देश शामिल हैं और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के द्वारा की गई थी। कनाडा जो है वो नाटो का संस्थापक सदस्य तथा वर्ष 1955 में जर्मनी भी इस गठबंधन का सदस्य बना था। तो इस प्रकार से जो नाटो के सदस्य हैं और रशिया वो सभी जो है इस ट्रीटी ओपन स्काई ट्रीटी में शामिल थे। अब चूंकि क्या है, रूस पहले निकला, फिर उसके बाद अमेरिका भी इससे बाहर निकल चुका है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपके जर्मनी और कनाडा ही इसमें है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुर्खियों में, एक सेकंड, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, पहला है भारत की पुरापाषाण संस्कृति का विकास हिमयुग के प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। तो यह कथन आपका सही है। भारत की पुरापाषाण कालीन युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग के प्लीस्टोसीन काल में होता है और प्लीस्टोसीन भूगर्भीय युग है। आगे चलते हैं। दूसरा, पुरापाषाण युग के विशिष्ट औजार सल्क और लघु पाषाण थे। लघु पाषाण थे, तो यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि ये जो आपके विशिष्ट औजार सल्क और लघु पाषाण ये पूरा पाषाण काल के नहीं थे बल्कि मध्य पाषाण काल के थे। तो ये आपका यहां पर गलत हो गया। तीसरा, पूरा पाषाण स्थल देश की पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पाए जाते हैं तथा सिंधु एवं गंगा के जलोढ़ मैदानों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी आपका पूरी तरीके से सही है। तो यहां पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए 1 और 3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महाभारत का फारसी संस्करण रज्मनामा था, यह कथन आपका सही है। दूसरा, पांडुलिपि रचना के मुख्य केंद्र को शाही किताब खाना के नाम से जाना जाता था, यह भी आपका सही है। तीसरा, मुगल कालीन भारत में सभी पुस्तकें हस्तलिखित थीं, यह भी कथन आपका सही है। इस प्रकार से तीनों ही कथन यहां पर आपके सही हैं और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा या बुक ऑफ वार्स के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त मुगल भारत में सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी, अर्थात वह हस्तलिखित होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना होता था। किताब खाना शब्द को पुस्तकालय के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। दरअसल यह एक लिपि घर था, जहां अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट बैग्स टेक्निक का प्रमुखता से प्रयोग किया गया था। किसमें? मूर्तियों को बनाने में इसका प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस कार्य में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम लॉस्ट बैग्स तकनीक से निर्मित की जाती थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे देखते हैं। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा या सुर्खियों में देखा गया शब्द ली नेट होम, ये क्या है? तो ये जो है बी ऑप्शन देखिए, यह कोपेनहेग
के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाने हेतु एक कृत्रिम द्वीप है। देखिए, हाल ही में डेनमार्क की संसद ने लीनेटहोम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। यह द्वीप कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाने के साथ साथ 3500 लोगों के रहने के लिए घर भी उपलब्ध करवाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में से कौन से भारत में स्थित है? तो देखिए, इसमें आपका रंगपुर रेजड़ी। देखिए, रंगपुर जो है आपका गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है और रेजड़ी भी यहीं पर है, तो ये भारत में है। इसके अतिरिक्त जो है चंदहुदड़ो जो है, एक सेकेंड, यहां पर रंगपुर, रोजड़ी और सुरकोटडा, ये भी आपका सुरकोटडा कहां पे है? तो ये गुजरात के कच्छ में है। ये तीनों ही आपके कहां पे हैं? भारत में है। जबकि चंदहुदड़ो की बात करें तो ये आपका सिंध में है, सिंध अर्थात पाकिस्तान में है। और जो 5 नंबर है शुद्ध कांगेंडोर, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपके पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहला, तीसरा और चौथा ही आपका सही है। कुछ अन्य की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपका हरियाणा राज्य में वनवाली है, राखीगढ़ी है और वहीं राजस्थान में कालीबंगा है। ये सभी हड़प्पाकालीन स्थल हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात की खंभात खाड़ी के शीर्ष पर लोथल स्थित है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। और हड़प्पा और सिंध में जो मोहनजोदाड़ो है, ये दोनों ही वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इस छाया पुतली कला में उन पुतलियों का उपयोग किया जाता है जो आकार में बड़ी होती हैं और उनके कमर, कंधे, कोहनी और घुटनों में जोड़ होते हैं। पुतलियां दोनों तरफ से रंगी जाती हैं, जिसमें या जिससे पर्दे पर रंगीन छाया पड़ती है। पुतली नाटकों का संगीत मुख्यतः शास्त्रीय संगीत होता है और पुतली नाटकों के विषय रामायण जैसे महाकाव्यों से लिए गए होते हैं। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में प्रचलित है। उपर्युक्त परिच्छेद में पुतली कला के निम्नलिखित रूपों में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें तोल्लू बोम्मलट्टा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो है आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना की छाया पुतली परंपरा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा भारत के आस्तिक दर्शन सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो आजीवक संप्रदाय है ये नास्तिक सिद्धांत से संबंधित रहे हैं। तो ये देखिए, इसके बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के उदय के समय ही धार्मिक भिक्षुओं का एक संप्रदाय आजीवक अर्थात नास्तिक संप्रदाय था, जो नास्तिक विचार रखता था। संकुचित अर्थ में यह नाम मक्खली गोशाल के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, किंतु व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जिन्होंने विविध तरीकों से नास्तिक उपदेश दिए। वहीं यदि बात करें तो 6 आस्तिक दर्शन पद्धतियां हैं। कौन कौन से? जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा शामिल है। तो ये ऊपर के योग, न्याय, वैशेषिक ये क्या है? ये आपके आस्तिक दार्शनिक सिद्धांत हैं। आगे चलते हैं। गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो देखिए, पहला, गुप्त काल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्त्रियों एवं शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी, ये सही है। उच्च वर्ण की महिलाएं अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्र थी, ये कथन आपका गलत है। तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा वाला कथन गलत है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखिए, गुप्त काल में समाज की संरचना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी और जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था और उन्होंने समाज के सर्वोच्च स्थान पर कब्जा कर लिया था। उन्हें न केवल शासकों से बल्कि साधारण जनता से भी बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान प्राप्त हो रहे थे। ये भूखंड उन्हें प्रशासनिक अधिकारों तथा करों में छूट के साथ प्रदान किए गए थे। इस प्रकार ब्राह्मण भूस्वामियों के एक नए वर्ग का उदय होता है। दूसरे कथन पर चलते हैं। तो गुप्त काल के दौरान शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। वे कुछ घरेलू कर्मकांडों को भी कर सकते थे जो पूर्व में उनके लिए प्रतिबंधित थे। 7वीं शताब्दी में वैनसांग ने शूद्रों को कृषक और वैश्यों को व्यापारी कहा है। शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। तीसरे कथन पर आते हैं। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई थी। समाज में स्त्रियों को पूर्णतः पुरुषों के अधीन कर दिया गया था, किंतु इस बात पर बल दिया गया कि पुरुषों द्वारा उनकी सुरक्षा तथा उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। गुप्त काल में उच्च वर्ण की स्त्रियों की आजीविका के स्वतंत्र स्रोतों तक पहुंच नहीं थी। निम्न वर्ण की स्त्रियां अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र थीं, जिससे उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो उच्च वर्ण की स्त्रियों के पास नहीं थी या उनको प्राप्त नहीं थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य काल के संदर्भ में पतिवेदक थे। ये पतिवेदक क्या थे?
तो देखिए, ये लोगों की समस्याओं के विषय में सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। अशोक के शासनकाल के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण करने तथा उनके बारे में नियमित रूप से सूचना एकत्र करने के लिए व्यवस्था की गई थी। लोगों की समस्याओं के बारे में अशोक को हर समय सूचना प्रदान करने के लिए प्रतिवेदक नियुक्त किए गए थे। अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया है। आगे चलते हैं। यह एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है जहां एकाश्म पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये श्रवणबेलगोला का वर्णन है। यहाँ पर देखिए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में एक प्रमुख जैन स्थल है। कर्नाटक में जैन मंदिरों की एक समृद्ध धरोहर मिलती है और यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है। ये जो मूर्ति है यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित भगवान बाहुबली की मूर्ति है। भगवान बाहुबली ये 24वें जो 24 जैन तीर्थंकर हैं उनमें से जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनके ये पुत्र रहे हैं। यह जो मूर्ति है 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है और एकाश्म पत्थर से बनी है, बिना किसी सहारे के खड़ी यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह स्थित कहाँ है? तो यह बिंदगिरी पहाड़ी जो है वहां पर कर्नाटक में, वहां पर स्थित है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। मूर्ति के आधार में प्रकृत भाषा में एक शिलालेख है जो 981 ईस्वी का माना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए, ये राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण समुदायों के लोक देवताओं का सम्मान करने के लिए चित्रित दीर्घ क्षैतिज कपड़े के पर्दे अर्थात स्क्रॉल हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से जोशी नामक एक जाति द्वारा चित्रित किया गया है जो राजस्थान के राजाओं के दरबार में चित्रकार रहे हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित चित्रकलाओं में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर फड़ चित्रकला का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे पुरी तट चित्रकला, ये आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा के मंदिरों संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से एक पट होता है जो प्रारंभ में ताड़ के पत्तों और कपड़े से निर्मित किया जाता था, लेकिन अब कागज से भी निर्मित किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों को चित्रित किया गया है, जैसे कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दैनिक एवं त्योहार से संबंधित परिधान तथा श्रृंगार, जिन्हें वेश कहा जाता था। वहीं पिथौरा चित्रकला की बात करें तो यह गुजरात के पंचमहल क्षेत्र और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के निवासी राठवा भीलों द्वारा की जाती है। यह चित्रकला विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए घरों की दीवारों पर की जाती है। ये काफी बड़े चित्र होते हैं और इन चित्रों में अत्यधिक सुंदर ढंग से विभिन्न रंगों में घुड़सवारों के रूप में चित्रित अनेकों देवताओं की पंक्तियों को दर्शाया जाता है। वहीं बसोहली चित्रकला की बात करें तो ये एक पहाड़ी लघु चित्रकला शैली है जो 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों में फली फूली। यह चित्रकला अपने रंगों और रेखाओं की सुस्पष्ट जीवंतता के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए, सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है आरजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख और सेना का प्रधान सेनापति होता था। तो यह कथन आपका आधा सत्य है आधा गलत है। कैसे? देखिए, सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था और इसका प्रमुख जो होता था वो आरजे मुबालिक होता था। तो आरजे मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। वह सेना में भर्ती करने, उसे सुसज्जित करने और भुगतान करने के उत्तरदायी होता था। परंतु सेना का जो प्रधान सेनापति होता था स्वयं राजा होता था, सुल्तान होता था। तो इस प्रकार से यह आधा सही आधा गलत है। दूसरा, दीवाने इंसा राज्य के सभी पत्र व्यवहार के कामकाज औपचारिक या गोपनीय की देखरेख करता था। यह आपका सही है। दीवाने इंसा वह विभाग होता था जो सुल्तान और अन्य देशों के शासकों के बीच तथा सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के बीच होने वाले राज्य की सभी औपचारिक एवं गोपनीय पत्र व्यवहार की देखभाल करता था। वहीं तीसरा है, बरीद का मुख्य दायित्व शासकों के लिए खुफिया जानकारी जुटाना था। यह भी सही है। ये आपके खुफिया एजेंट होते थे। तो इस प्रकार से पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह पारंपरिक रंगमंच कला गोंधल, जागरण और कीर्तन जैसी लोक शैलियों से विकसित हुई है। इनमें मुर्की नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री नाटक में नृत्य अभिनय की प्रमुख प्रतिपादिका होती है। शास्त्रीय संगीत, फुर्तले पादचाप और सुस्पष्ट भंगिमाओं के संयोजन के साथ नृत्य के माध्यम से भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस रंगमंच कला का वर्णन किया जा रहा है? तो इसमें तमाशा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, यह जो तमाशा यह महाराष्ट्र की एक पारंपरिक मराठी लोक नाट्य शैली है। इतिहास दर्शाता है कि यह कला शैली शायद आदिल शाही के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में थी।
अथवा प्रसिद्ध हुई थी तथा इस कला शैली को तमाशगीर के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी के यूनानी और रोमन वृत्तांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलमी की जियोग्राफी भारत के भूगोल और वाणिज्य पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह कथन आपका बिल्कुल सही। दूसरा, लैटिन भाषा में लिखी गई प्लिनी की नेचुरल या नेचुरलिस हिस्टीरिया भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह भी सही है। दोनों कथन यहां पर पूरी तरीके से सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ अन्य चीजों को देखें तो ईसा की प्रथम एवं द्वितीय शताब्दियों के यूनानी और रोमन वृत्तांतों में कई भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं तथा भारत एवं रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापार की वस्तुओं के विस्तृत विवरण भी मिलते हैं। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरुप्लस ऑफ द इरेथियंसी और टॉलमी की जियोग्राफी दोनों भारतीय भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए कि दोनों ही यूनानी भाषा में है। और वहीं प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टीरिया जो ईसा के प्रथम शताब्दी में लैटिन भाषा में लिखी गई थी, यह हमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी प्रदान करती है। आगे चलते हैं। यह 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित लघु चित्रकला है। इनमें चौर पंचाशिका चित्र जिसमें बिल्हड़ द्वारा रचित एक चोर की 50 पंक्तियां शामिल हैं। इस चित्रकला की शैली शुद्ध स्वदेशी है और इसे पश्चिमी भारतीय कला की प्रारंभिक परंपरा से लिया गया है और इस पर ना तो फारसी और ना ही मुगल शैली का कोई प्रभाव प्रतीत होता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस चित्रकला का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है कुल्हाकदार समूह की चित्रकला का वर्णन या कुल्हाकदार चित्रकला का वर्णन किया गया है। देखिए, इस लघु चित्रकलाओं की शैली की विशेषता चटकीले विषम वर्णों, प्रभावशालिता और कोणीय आरेखण, पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग करना तथा शंकु रूप टोपियों अर्थात कुल्हा का प्रकट होना है जिन पर पुरुष आकृतियां पगड़ी पहनी है। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा एमबी टैग क्या है? तो एमबी टैग जो है यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाला उपकरण है। यदि इसके बारे में बात करें तो पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण अर्थात आईआईटी रोपण ने अपनी तरह के प्रथम आईओटी उपकरण एमबी टैग को विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों अर्थात वैक्सीन और यहां तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के परिवेश के तापमान को दर्ज करता है। दर्ज किए गए इस तापमान से यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या विश्व में कहीं से भी भेजी गई कोई विशेष वस्तु अभी भी उपयोग के योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। यह जानकारी विशेष रूप से टीकों अर्थात वैक्सीन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कोविड-19 टीका, अंग और रक्त का परिवहन शामिल है। यहां ध्यान रखिएगा, एमबी टैग कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाला उपकरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो देखिए, 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म व्यवहारिक रूप से विलुप्त हो गया। इसके पतन के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण है? देखिए, पहला, इसने ब्राह्मणवाद के उन तरीकों को अपना लिया जिसके विरुद्ध इसने प्रारंभ में लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भिक्षुओं ने पाली भाषा को त्याग दिया और बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत को अपनाया, यह भी सही है। तीसरा, बिहारों में या जहां पे ये रहते थे तो बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से इनका पतन हुआ। तो तीनों ही कारण इनके पतन के लिए उत्तरदायी रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ईसा के 12वीं शताब्दी आते आते भारत में बौद्ध धर्म का व्यवहारिक रूप से विलुप्त हो गया था या व्यवहारिक रूप से विलुप्त हो गया। यद्यपि यह 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार में परिवर्तित रूप में विद्यमान रहा, लेकिन उसके पश्चात यह धर्म पूरे देश में या पूरे देश से लगभग पूर्णतः विलुप्त हो गया। ये इस काल में जो है ये बौद्ध धर्म का एक नया रूप आता है, वज्रयायन जो है प्रकट होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा की मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा की मोहरें प्रायः सेलखंडी से निर्मित होती थीं। बिल्कुल सही बात है। मोहरों पर निर्मित सबसे सामान्य पशु कला आकृतियों में एक सींग वाला सांड, भैंस, बाघ, गेंडे थे। यह भी सही है। प्रत्येक मोहर एक चित्रात्मक लिपि में उकेरी गई, यह भी सही है। तो यहां पर तीनों कथन आपके सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो देखिए, आमतौर पर सेलखंडी और कभी कभी गोमेद, चमकदार पत्थर, तांबा, कांच और टेराकोटा से निर्मित की जाती थी ये जो मुद्राएं होती थी। और कुछ मोहरें जो है हाथी दांत की भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त इन मोहरों का उपयोग जो है बाजूबंद या ताबीज के रूप में भी किया जाता था तथा प्रत्येक मोहर एक चित्रात्मक लिपि में उकेरी गई होती थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जियारत क्या होता है? शेख के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा। शेख अर्थात पीर को ही शेख कहा जाता है।
शेख अरबी शब्द है, पीर अथवा मुर्शिद जो है ये फारसी शब्द है। ये तीनों ही शब्द एक ही हैं। तो जियारत जो होता है, शेख या पीर के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा करने को जियारत कहते हैं। मुरीद क्या होते हैं? शेखों या पीर के अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। खानकाह, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। तीनों के तीनों सुमेलित हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, कुदरई चट्टी, ये अश्व व्यापारी होते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अमरनायक, सैन्य कमांडर जिन्हें शासन हेतु राज्य क्षेत्र दिए गए थे, ये भी सही है। तीसरा, राय, विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा अंगीकृत उपाधि। तीनों ही यहां पर आपके सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस समय जो घोड़े के व्यापारियों का जो स्थानीय समूह था, उन्हें कुदरई चट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, और विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। राय क्या था? टाइटल था इस समय का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कोर्निश शब्द क्या है? तो कोर्निश जो है ये औपचारिक अभिवादन का स्वरूप हुआ करता था। कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने दाएं हाथ की हथेली को ललाट, माथे की जो ललाट होती है, इस पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि कोर्निश करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के प्रमुख प्रकाशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट या विश्व प्रवासन रिपोर्ट ने एक गत्यात्मक नवीन वेब पेज का शुभारंभ किया है, इस वजह से चर्चा में था। यदि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM की बात करें, IOM, तो इसकी स्थापना 1951 में इसकी स्थापना की गई, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि मानवीय एवं व्यवस्थित प्रवासन से प्रवासियों और समाज को लाभ प्राप्त होता है, और यह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, यह एक संबंधित संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली UN का भाग है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 74। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से योगदान प्राचीन भारतीयों के हैं? तो पहला, अरबों द्वारा भारतीय अंक प्रणाली को अपनाना, बिल्कुल सही है। भारतीयों द्वारा दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग करना, तो यह भी सही है। तीसरा, सूर्य और चंद्रग्रहण के कारणों की खोज करना, यह भी सही है। तो तीनों के तीनों ही यहां पर सही हैं। ये तीनों के तीनों यहां पर प्राचीन भारतीयों की योगदान है। देखिए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सांकेतिक अंक या अंक प्रणाली, ये अरबों द्वारा भारतीय सांकेतिक अंक प्रणाली को अंगीकृत किया गया था। इसे इन्होंने पश्चिमी विश्व में फैलाया। इसके अतिरिक्त ये भी यहां पर फैक्ट याद रखिएगा, ये कहना ये अभी तक सिद्ध नहीं हो सका कि अंक प्रणाली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम भारतीयों के द्वारा किया गया था। दशमलव प्रणाली की बात करें तो दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भारतीय ही थे, और दशमलव प्रणाली के उपयोग का सबसे पहला पूरा लेख जो है साक्ष्य, वो कब मिलता है? 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ से संबंधित है। आर्यभट्ट इससे परिचित थे। इसके अतिरिक्त अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की खोज, ग्रहण के कारणों की खोज, पाई के मान के लिए सन्निकट इत्यादि का श्रेय गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट को दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में या भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दहशाला, बटाई और नस्क शब्द संबंधित है किससे? तो ये अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था थे। देखिए, ये जो तीनों शब्द हैं आपके, दहशाला, बटाई और नस्क, ये तीनों ही मुगल साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, और तीनों ही अकबर से संबंधित रहे। 1580 में अकबर ने दहशाला नामक एक नई भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की। फिर इसके बाद अकबर द्वारा प्राचीन बटाई या गल्ला प्रणाली का भी, गल्ला बख्शी प्रणाली का भी अनुसरण किया गया था, और अकबर के शासनकाल के प्रयोग में की जाने वाली तीसरी भी प्रणाली थी जिसका नाम था नष्ट। इसके अतिरिक्त यहां ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने दाग प्रणाली का प्रयोग घोड़ों को शाही चिन्हों द्वारा दागने के लिए किया था। ये यहां पर जो पहले ऑप्शन में दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। कंदहार, मानशेहरा, कलसी, मेरठ, उपयुक्त स्थानों में से कौन से ऐसे हैं जो जहां सम्राट अशोक के काल के प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं? तो इसमें देखिए, कंदहार है, मानशेहरा है, कलसी है, परंतु मेरठ नहीं है। तो 1, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय मौर्य वंश के तृतीय शासक सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में सबसे अनुकरणीय शासकों के रूप में से एक माना जाता है। अशोक की नीति एवं उसके धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले लगभग 14 प्रमुख या बृहद शिलालेख हैं। ये 14 कौन से हैं शिलालेख? कंदहार, जो कि कंधार में है, मानशेहरा
कंधार, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नति, जौगढ़, शिशुपालगढ़ आदि प्राचीन स्थलों में पाए गए हैं। वहीं मेरठ स्तंभ की बात करें तो मेरठ स्तंभ जो है ये कोई शिलालेख नहीं है, यह अब दिल्ली में स्थित है। इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। फिरोज शाह के द्वारा जो है मेरठ दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और दिल्ली के उत्तरी कटक में एक स्थान पर स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 77 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी गंग शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सातवाहनों के समकालीन थे? नहीं, ये सातवाहनों के नहीं बल्कि पल्लवों के समकालीन थे। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इन्होंने दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र पर शासन किया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन स्थापित किया था। तीसरा, इन्होंने मुख्यतः जैनों को भूमि अनुदान दिया। यह भी बात सही है। पश्चिमी गंग राजवंश ने मुख्यतः जैन धर्म के अनुयायियों को भूमि अनुदान दी थी और इनकी प्रारंभिक राजधानी कोलार थी। इसके अतिरिक्त इनके ही राज्य के पास जो कदम्ब थे, कदम्बों ने भी जैनों को अनुदान दिया, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों को अधिक समर्थन किया। वहीं पल्लवों ने भी बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को अनेक कर मुक्त ग्राम प्रदान किए थे। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। मौर्योत्तर काल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन उपायों का प्रयोग किया गया? हल के माध्यम से कृषि करना, धान की रोपाई को अपनाना, कुओं और तालाब के माध्यम से सिंचाई करना। ये तीनों के तीनों विधियों को यहाँ पर अपनाया गया था। देखिए, मौर्योत्तर काल में शासक अपने राजकोष को भरने के लिए प्रायः उच्च करों की मांग करते थे, जिससे किसान विशेष रूप से त्रस्त रहते थे। तो उन्होंने उपज बढ़ाने का धीरे धीरे तरीका निकाला। उसके लिए हल का प्रचलन किया गया। हल का प्रचलन होता है। इसके अतिरिक्त जो है धान की रोपाई की प्रणाली विकसित की गई और सिंचाई, उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं तथा तालाबों एवं नहरों का भी प्रयोग किया गया। तो ये सभी चीजें यहां पर की गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न 79 क्वेश्चन। गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। बिल्कुल सही बात है। गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता चलता है कि वे निर्गुण भक्त के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के अनुष्ठानिक प्रथाओं को नकारा। यह भी बात सही है, जैसे कि यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। उन्होंने हिंदू मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी नकारा था। इसके अतिरिक्त तीसरा, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ये भी सही है। देखिए, गुरु नानक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीनों ही जो है सल्तनत शासक थे और बाबर और हुमायूं जो कि मुगल सम्राट थे, इन सभी के ये समकालीन थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों कथन जो है सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 80। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रंथ और लेखक। मेघदूत की रचना बाणभट्ट ने नहीं बल्कि कालिदास ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी कालिदास ने की। अमरकोश की रचना भी अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। देखिए, ये सभी जो है गुप्तकालीन साहित्य रहे हैं। गुप्त काल के जो प्रमुख साहित्यकार थे उनमें कालिदास का नाम है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका मित्रम, ऋतुसंहार जैसी उत्कृष्ट कृतियों की रचना की है। मेघदूत का अर्थ क्या होता है? बादलों का संदेश। वहीं अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत नाटक है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे? शूद्रक थे। विशाख दत्त ने 2 नाटक मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। इसके अतिरिक्त दांडी ने काव्य दर्शन की रचना की। काव्यदर्श और 10 कुमार चरित की रचना की। भवभूत ने उत्तर रामचरित और मालवी माधव की रचना की। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, हर्ष की जीवनी है। भारवी को उनकी रचना किरातोजुनियम के लिए जाना जाता है। और अमर सिंह द्वारा अमरकोश का संकलन इस काल की अविश्वसनीय कृति है, इसे त्रिकांड अथवा त्रिपक्षी कहा जाता है तथा नाम लिंगानुशासन भी कहा जाता है। नाम लिंगानुशासन भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वरुचि इनके द्वारा लिखित प्राकृत प्रकाश और चंद्रा द्वारा लिखित प्राकृत लक्षण, ये भी इस समय की महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपका पहला नहीं सही है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। तमिल संगम काल के संदर्भ में पूर्व नारूर शब्द पद संबंधित है। ये जो है कविताओं के संकलन से संबंधित है। पूर्व नारूर पद तमिल संगम साहित्य की एक पदावली को संदर्भित करता है। आगे चलते हैं। बिटकॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिटकॉइन बाजार मूल्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकृत करने वाला
स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला देश है, ये गलत, कथन गलत है। मध्य अमेरिका के छोटे से देश अल सल्वाडोर ने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के माध्यम से यह बिटकॉइन को वैध निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तराइन के युद्ध, जो कि 2 युद्ध होते हैं 1191 और 1192 में, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान के अधीन एक संघ और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। बिल्कुल सही बात है। इसने भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। दोनों कथन यहां पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर भारत के हिंदू राजकुमारों ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक मंच या संघ का गठन किया, जिसने 1911 में दिल्ली के निकट तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। फिर तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, यह निर्णायक युद्ध था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। इस प्रकार से देखें तो भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य अजमेर में सुदृढ़ता से स्थापित हुआ और भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है। तराइन में पृथ्वीराज पर अपनी शानदार जीत के बाद मोहम्मद गोरी गजनी वापस लौट गया। उसने भारत पर विजय प्राप्त करने के अपने अभियान को जारी रखने के लिए अपने विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में ही रहने दिया। यही कुतुबुद्दीन ऐबक मुमलूक वंश का संस्थापक था। यहीं से आपका सल्तनत काल प्रारंभ होता है। तराइन और चंद्रावर के युद्ध ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना में योगदान किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किन्हें 18वीं शताब्दी की मुगल राजनीति में राजा बनाने वाले या किंग मेकर माना जाता था? तो हुसैन खान, अब्दुल्ला खान, इन दोनों को माना जाता था। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में होती उसके बाद। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान मुगल दरबार में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे। ये कुछ ऐसे लोग थे जो किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोरक्को का यह यात्री तंजियर में पैदा हुआ था और 14वीं शताब्दी में भारत आता है। तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके वृत्तांत की तुलना प्रायः मार्को पोलो से की जाती है, क्योंकि दोनों ने चीन का दौरा किया था। इसने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नामक एक पुस्तक में लिखा था। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में किस यात्री का वर्णन किया जा रहा है? तो इब्न बतूता का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है। कब आता है ये? तो 1333 में ये आता है मध्य एशिया के स्थल मार्ग के रास्ते और सिंध पहुंचता है और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में जाता है और ये यहां से इसको चीन भेजा जाता है और फिर बाद में जो है 1347 में ये वापस अपने घर लौट जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चिमटा, मंजीरा, किरला, बीन, बीड़ा उपयुक्त संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन से अवनद्य वाद्यों या ताल वाद्यों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा। चिमटा, मंजीरा, बिरला, किरला, ये तीनों ही जो हैं इसके रूप में वर्णित किए गए हैं या वर्गीकृत किए गए हैं। तो 1, 2, 3 ये तालवाद्य या अवनद्यवाद कहलाते हैं। देखिए, संगीत वाद्य यंत्रों को उनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने हेतु उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तालवाद्य या अवनद्यवाद वे होते हैं जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आघात किया जाता है। प्रायः इनका उपयोग ताल या बीट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका चिमटा, मंजीरा, किरला इत्यादि शामिल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 87। उसने उत्तर पश्चिमी भारत और बंगाल में सत्ता स्थापित की थी। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसका दरबार कालिदास सहित अनेक विद्वानों द्वारा सुशोभित था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने उसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित शासकों में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष देखा गया। उसने विवाह संबंधों और विजयों द्वारा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त ने मध्य भारत में वाकटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने पहली बार चित्रकला का एक संपूर्ण विभाग स्थापित किया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। जब द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं अपने निर्वासन से लौटा तो वह अपने साथ 2 प्रख्यात फारसी कलाकारों मीर सैयद अली और अबद अल असद को लेकर आता है। हुमायूं के निर्देशों पर इन फारसी कलाकारों ने निजामी का खामशा सहित अनेक प्रसिद्ध चित्रों की रचना की। ये चित्र फारसी कला की पारंपरिक शैली से विलग हो गए या अलग हो गए और इस प्रकार कला की एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे मुगल चित्रकला कहा गया। आगे अकबर ने एक पृथक संपूर्ण विभाग की स्थापना की जो चित्रकला और उसके दस्तावेजों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए समर्पित थे। वहीं जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान चित्रकला में एक नई लवणता और प्रेम प्रसंग संबंधी विषय शामिल होते हैं। प्रेम प्रणय लीला, छवि चित्र और राज दरबार के दृश्य चित्रकला के आम विषय बन गए। वहीं चित्रकारों ने लैला मजनू, शीरीन फरहाद, कामरूप कामलता और बाज बहादुर रूपमती की प्रणय लीलाओं को चित्रित किया।
औरंगजेब के समय की बात करें तो चित्रकला के प्रति औरंगजेब की उदासीनता ने मुख्य रूप से महान चित्रकारों को अपने ठिकाने पंजाब, राजस्थान और देश के अन्य भागों में स्थित अन्य साम्राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए विवश किया, जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ होता है। बाद में जो आगे के मुगल बादशाह आते हैं जैसे बहादुर शाह प्रथम, इसने चित्रकला को पुनः राज दरबार का संरक्षण देने का प्रयास किया और उसके काल की चित्रकला की उत्कृष्ट कृति शाहजहां नामा की रचना की गई। इसके अतिरिक्त फर्रुखसियर ने भी संरक्षण दिया, मोहम्मद शाह रंगीला इन इत्यादि ने भी संरक्षण दिया। परंतु जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है तो इस आक्रमण के बाद जो है यहाँ से चित्रकला का पतन फिर से होता है और वो गुमनामी में खो जाती है। आगे चलते हैं। कुडियाट्टम या कुटियाट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्णतः तमिल रंगमंच परंपराओं पर आधारित है। तो ये कथन आपका गलत है क्योंकि ये संस्कृत रंगमंच परंपराओं पर आधारित है, ना कि तमिल। तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, नृत्य के दौरान हस्त मुद्राओं तथा आंखों के संचलन पर बल देना इस रंगमंच शैली की विशिष्ट विशेषता है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुडियाट्टम या कुटियाट्टम केरल की सर्वाधिक प्राचीन पारंपरिक रंगमंच शैलियों में से एक है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि यह नृत्य शैली सभी प्रमुख मंदिरों में 9वीं शताब्दी से ही प्रचलन में थी और 15वीं शताब्दी तक आते आते यह एक पूर्ण नाट्य प्रदर्शन के रूप में विकसित हो गई। कुटियाट्टम आरंभिक संस्कृत नाटकों की नृत्य नाटक के रूप में केरल की विशिष्ट मंचीय प्रस्तुति है। इस प्रकार यह संस्कृत रंगमंच परंपराओं पर आधारित है, न कि तमिल रंगमंच परंपराओं पर। कुटियाट्टम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामूहिक अभिनय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो ये पारसी या जरथुष्ट्र पंथ से संबंधित है। ईरानी नववर्ष है, यह व्यापक रूप से पारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। प्राचीन भारतीय भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बिल्कुल सही है। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या जेम्स प्रिस्म के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी मुख्य लिपि थी, यह भी आपका यहां पर सही है। तो यहां पर तीनों ही कथन आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3। जेम्स प्रिंसप ने 1838 ईस्वी में अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि की व्याख्या की थी। गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी जो है प्रमुख लिपि बनी रही। खरोष्टी लिपि ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं, जैसे आप हिंदी लिखते हैं वैसे ही। खरोष्टी लिपि जिसे इंडो बैक्टीरियन लिपि के रूप में भी जाना जाता है, लेखन की एक पद्धति थी जो मूल रूप से लगभग 4वीं और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान में विकसित हुई थी। इसे प्राकृत के एक स्वरूप को लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। प्राकृत एक इंडो आर्यन भाषा है और यह जो खरोष्टी लिपि है, लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाएं। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में स्वास्थ्यिक प्रौद्योगिकी संबंधित है किससे? तो ये जो है प्राकृतिक तेलों और पादपों के रस का उपयोग करके जल का कीटाणु शोधन करने से है। तो देखिए, हाल ही में पुणे के CSIR NCL के वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल के समर्थन से स्वास्थ्यिक नामक एक नवीन हाइब्रिड तकनीक विकसित की है, जिसमें प्रेशर रिडक्शन के परिणाम स्वरूप तरल का उबालना शामिल है तथा यह रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग करती है। यह प्रौद्योगिकी किफायती रूप से रोगाणुरोधी सहिष्णु जीवाणु सहित नुकसानदायक जीवाणु को खत्म कर सकती है। यह न केवल जल को पूरी तरह से विसंक्रमित करने के लिए आयुर्वेद के भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समेकित करती है, बल्कि प्राकृतिक तेलों के संभावित स्वास्थ्य लाभों को भी प्रस्तुत कर सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। निम्नलिखित स्थापत्य विशेषताओं में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के छोटे और बड़े शहरों में आमतौर पर होती थी? देखिए, सुविकसित जल निकास प्रणाली ये थी। ग्रिड पद्धति पर बस्तियों की बसावट ये भी थी। ईंटों का प्रयोग ये भी था। विशाल स्नानागार ये नहीं, क्योंकि विशाल स्नानागार केवल एक जगह मोहनजोदाड़ो में मिलता है, हर छोटे बड़े शहर में ये संरचना नहीं मिलती है। ये जो विशाल स्नानागार थे, एक बड़े दुर्ग परिसर का भाग था जो 1920 के दशक में सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक मोहनजोदाड़ो खुदाई के दौरान पाया गया था। इसे संभवतः धार्मिक या कर्मकांडी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह एक विस्तृत जल आपूर्ति और मल जल निकास प्रणाली से जुड़ा हुआ था। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, परंतु चौथा सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 94 नंबर। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस युग के लोग पत्थर के बने पॉलिशदार औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे, ये बात सही है। दूसरा, वे सबसे पुराने कृषक समुदाय थे, ये भी सही है। वे मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को पालते थे, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, नियोलिथिक युग
जिसका अर्थ है मानव सभ्यता का नवपाषाण युग। यह पाषाण युग का अंतिम एवं तृतीय चरण था। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। वे पत्थर की कुदालों और खुदाई करने वाले डंडों से जमीन खोदते थे। इसके अतिरिक्त वह स्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे। नवपाषाण युगीन लोग मिट्टी और सरकंडे के बने आयताकार एवं गोलाकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ के लोग कच्ची ईंटों से बने घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में प्राप्त नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं और ये मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को पालते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीओ वाटर मैंडेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, यह पैसिफिक संस्थान के साथ साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है। यह सही है। देखिए, सीओ वाटर मैंडेट यह एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की पहल है जो दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के भाग के रूप में जल और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता एवं प्रयासों को संदर्भित करती है, प्रदर्शित करती है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि विद्युत मंत्रालय, भारत के विद्युत मंत्रालय के तहत देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख राजवंशों का उदय होता है? तो मौखरी वंश, पुष्यमित्र वंश, पुष्यभूत वंश, मैत्रक वंश, इन तीनों का ही उदय होता है। कई सारे होते हैं, उनमें से ये तीनों भी शामिल थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थानेश्वर के पुष्यभूत, कन्नौज के मौखरी और बल्लभी के मैत्रक, ये प्रमुख थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी? तो देखिए, निकोलो द कुट्टी, अब्दुल रज्जाक, फारनोवो नुनीज, ये इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी, परंतु मेगस्थनीज ये जो है इस समय का नहीं था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का रहा है। मेगस्थनीज प्राचीन यूनानी इतिहासकार एवं राजदूत था। यह 4 पुस्तकों में भारत का एक वृत्तांत इंडिका लिखने वाला लेखक था। इसे हेलेनिस्टिक राजा सेलुकस प्रथम द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दूतावास भेजा गया था, मतलब अपने दूत के रूप में इनके शासनकाल में या राज दरबार में भेजा गया था। अगला है, कृष्ण तृतीय ने 963 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार शासक को पराजित किया। कृष्ण तृतीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित रहे। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। ऋग्वैदिक राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा का पद वंशानुगत हो चुका था और उसने कबायली संगठन पर असीमित शक्ति का प्रयोग किया था। तो यह अर्धसत्य है। अर्धसत्य कैसे? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों चलता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो चुका था। यद्यपि राजा जो था एक प्रकार के कबीले का सरदार था, किंतु उसके पास असीमित शक्तियां नहीं होती थी, क्योंकि उसे समिति नामक कबायली संगठन से सलाह लेनी पड़ती थी। तो ये असीमित शक्तियों वाला हिस्सा गलत है। दूसरा, स्त्रियों को सभा और बिदत के कबायली संगठनों में भाग लेने की अनुमति थी। तो यह कथन सही है। वहीं तीसरा, दैनिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था, जो करों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी था। तो यह कथन भी गलत है। यहां पर केवल दूसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन। तीसरा क्यों गलत है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वेद काल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 महान पुरोहित वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने आर्य जगत का विस्तार करने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। पुरोहित के बाद जो दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण अधिकारी था वो सेनानी था, जो भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। हमें ऐसे किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता जो कर वसूलता हो। तो इस प्रकार से तीसरा वाला आपका गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन से 16 महाजनपदों की विशेषता थी या विशेषताएं थीं? प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी थी। बिल्कुल सही है। सभी महाजनपद राजशाही थे और राजाओं द्वारा शासित थे। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए, अधिकांश तो राजशाही थे, परंतु आपको गण और इसके अतिरिक्त गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। इस प्रकार से सभी महाजनपदों में राजशाही नहीं थी। तो ये सभी लिखा, इसलिए गलत हो गया। तीसरा, कुछ महाजनपदों ने स्थायी सेनाएं संग्रहित की और नियमित नौकरशाही बनाए रखी। ये सही है, क्योंकि देखिए, संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया था। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो ये इस प्रकार से यहां पर आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।